गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, अपन मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पूरा जो है सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में अपन जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए पूरा कंप्लीट 18 ईयर्स का पेपर डिस्कस करेंगे, जितने भी 10-12 क्वेश्चन आए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। पहला क्वेश्चन लेते हैं 2003 में जेई मेंस से आया हुआ। करा ए थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू कैपिटल टी। नाउ इट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ। वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड. If the period of oscillation is t dash, then the ratio of t dash by t. Option A 1/2√2, B 1/2, C 2 and D 4. तो अगर आपको आता है क्वेश्चन तो वीडियो पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का, वो क्या होता है। T = 2 पाई √I/m MB, I/MB ये होता है। अब I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर जो है बार मैग्नेट है सस्पेंडेड फ्रीली, तो उसका टाइम पीरियड ये था। ऑलराइट, यहाँ पे I जो है वो I1 मान लें, मैग्नेटिक फील्ड M1 मान लें, सेम मैग्नेटिक मोमेंट M1 मान लें, और चूंकि बोल रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो B, इसको B ही रहने दें। सो दिस इज T। अब क्या किया गया, T डैश के बारे में बोला गया निकालना है। I2 जो है वो क्या हो गया, इसको बार मैग्नेट अगर सपोज ऐसे था जिसकी लंबाई L थी, इसको ब्रेक कर दिया गया 2 इक्वल पार्ट में। अगर इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो I इज नथिंग बट ml²/12, ml²/12 ये होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, मास भी आधा हो गया और लंबाई भी क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो 1/2 L/2 डिवाइडेड बाई 12, तो वैल्यू कितनी आएगी अगर आप देखें, ml²/4 मास का आधा हो गया डिवाइडेड बाई 12। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48, 48 96, ml²/96 आ गया। ऑलराइट, तो ये तो मास में रिडक्शन हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिडक्शन हुआ। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट M2 में, उसमें कितना हुआ, तो इसमें पोल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट पढ़ा स्मॉल m × d। तो d के बारे में पहले इतना था, अब d आधा हो गया, तो M2 की वैल्यू क्या होगी, d/2, मतलब md/2 ये होगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, M2 की वैल्यू md/2, मतलब ये md तो मैग्नेटिक मोमेंट था, तो मैग्नेटिक मोमेंट का कितना हो गया, m/2, इसको लिख सकते हैं m/2। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं I/8 लिख सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पहले था उसका 1/8 टाइम्स हो गया, तो I/8 लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे T डैश निकालेंगे। T डैश इज नथिंग बट 2 पाई √I, अगर यहाँ पे T डैश I/8, कितना I/8, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो ऐसे लिख लें कि T1/T2 डैश इकट्ठा अगर पूरा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं T/T डैश इज नथिंग बट 2 पाई √I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था और मैग्नेटिक मोमेंट M था, इंटू B डिवाइडेड बाई, सेम यही चीज़ 2 पाई √I के जगह कितना हो गया, I/8। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, आधा हो गया, m/2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना, B। अब आपको ये सॉल्व करना है बेसिकली, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √, देखें यहाँ पे अगर पूरे अंडर रूट में लिखते हैं तो I/MB एक तो हो गया, और यहाँ पे वैल्यू कितना, इसको अगर सिंप्लीफाई करें डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा
I/8 इंटू MB मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आपके पास क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 1/4, तो 4 ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, तो T अपान T डैश बराबर आपके पास यहाँ पे आ गया 2। मुझे पूछा था T डैश बाई T, तो आंसर कितना है 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। So hope you understand well. So this is the complete solution about this question. Let us see next question. JEE 2013 का क्वेश्चन बोल रहा है कि the earth magnetic field lines resemble that the dipole at the center of the earth. Alright, at the center of the earth पूछा है, बोला है if the magnetic moment of this dipole at the center of earth, alright, if the magnetic moment of this dipole is close to, m की वैल्यू भी दे दिया, the value of earth magnetic field पूछ रहा है near the equator to close to। सपोज आपके पास ये अर्थ है, ध्यान समझिएगा, ये अर्थ है, एक मैग्नेट रखा है जो कि सेंटर पे है, जो कि ये क्या कहाँ पे है, सेंटर पे। सपोज ये साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा कि जानते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएं, बी की वैल्यू बताएं। तो बी की वैल्यू किधर होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें कैसे हैं मुझे पता है। ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है। अगर डाइपोल मोमेंट इधर साउथ से नॉर्थ होता है तो इसका अपोजिट आता है इधर। तो यहाँ पे बी फॉर दिस मैग्नेट दिस पॉइंट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो बी पी की क्या वैल्यू क्या लिखी जाएगी, μ0/4 पाई m/r³। ये फार्मूला होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने पढ़ा था 1/4 पाई ε0 p/r³। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ क्या लिखेंगे m/r³, और 1/4 पाई ε0 की जगह पे μ0/4 पाई रखेंगे। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना, 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू एम की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट दिया है कितना, 8 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई r³। r इज द नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.4 10⁻6 का होल क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.320 10⁻⁻4। अगर आप ये टेस्ला में आएगी, दिस इज टेस्ला। अब जानते हैं 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, गॉस में हो गई। तो आंसर कितना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0.32 गॉस। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से ही ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अर्थ एट द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली, इक्वेटर पे वैल्यू दे दिया, ठीक, इतना टेस्ला। ऑलराइट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ये जानते हो 6.4 10⁻6 मीटर। देन द डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है ऑफ द अर्थ will nearly in the order of option A 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10⁻20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10⁻16 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड 10 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो कैसे करेंगे, ये आपके पास अर्थ है, अर्थ में कह रहा है कि इसके जैसे जानते हो सेंटर पे ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। ये अगर सेंटर पे मैग्नेट रखा है तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये इधर होगी। इसकी बी की वैल्यू दे दिया, B8 पॉइंट पी दे दिया। क्या वैल्यू दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ऑलराइट, ये बी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास और आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो आपको पता है ये इस वाले मैग्नेट के लिए ये पॉइंट है कौन सा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो BP बराबर μ0/4 पाई m/r³। हमें m चाहिए था तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, BP की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5, BP की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7। ऑलराइट, m मुझे निकालना है,
अपन आर क्यूब। आर क्यूब इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ। वैल्यू कितना 6.4 10 की पावर 6। अगर यहाँ से m कैलकुलेट करें, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 1.048 10 की पावर 23। अगर हम m को सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑर्डर का है, 10 की पावर 23 का ऑर्डर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो आपको इस तरीके से जेई मेंस के क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है, ऐसे आया हुआ है। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2015 का जेई मेंस। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ ए रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर and total 500 number of tons. It is carries a current of 15 ampere. If it is equivalent to a magnet of same size and magnetization is nothing but magnetic moment per unit volume, then m vector is। मैग्नेटाइजेशन की बात पूछ रहा है, तो पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आपको पता है कि अगर एक लूप है बेसिकली दिस इज ए सोलेनॉइड, इट इज कंटेनिंग n नंबर ऑफ टन्स एंड टोटल टन्स इज गिवन n इक्वल टू 500 नंबर ऑफ टन्स, ठीक। एंड टोटल लेंथ इज आल्सो गिवन, सब कुछ इसके बारे में, इसकी रेडियस क्या होगी, इसका टोटल नंबर ऑफ टन, सब कुछ दिया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले निकालते हैं। I इंटू एरिया वेक्टर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टन्स, ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अगर हम बात करें मैग्नेटाइजेशन के, पूछ रहा है मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, तो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम, हाउ यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम, बेसिकली इट इज अ वॉल्यूम इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मुझे मिल गया I इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टन्स, सॉरी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई l। पाई आर स्क्वायर तो एक लूप का एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाई स्वीप कर दें, इस एरिया को स्वीप कर दें इन दी लंबाई में स्वीप कर देते हैं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, I इंटू एन बाई एल। आई की वैल्यू दिया है आपके पास, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड, दैट इज 15 एम्पियर एंड नंबर ऑफ टन्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टन्स इज कैपिटल N, its value is 500 divided by length of the solenoid, how much is given, 25 centimeter, 25 in nothing but 0.25 meter, all right। And after calculating this, how much value you are getting, this is 25 एक के 25 दूनी 100, 25 दूनी 50 2, ये यहाँ पे 2000 multiplied by 15, that is 30,000। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं। तो ये 2015 का क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन देखते हैं, खटा का सब उड़ाएंगे, ठीक है। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेईई का क्वेश्चन है 2016 जेईई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्टेड अपॉन बाई 2 magnetic fields which are inclined to each other at the angle of 75 डिग्री। एक तो B1 है, ये B2 है, इनके बीच का 75 डिग्री। वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 मिली टेस्ला। द डाइपोल एक्ट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक 30 डिग्री बना रहा है, बोला है विद दिस फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड इज क्लोज टू। तो मुझे पता है कि अगर इन दोनों का बी नेट इधर होगा तो ये तो बी नेट हो गया इन दोनों का, मतलब इनका ये वाला जो कंपोनेंट होना वो चाहिए वो कैंसिल आउट होना चाहिए। मतलब एक तो कंपोनेंट ये है B1 cos ऑफ 30 B1 cos 30 और B2 cos 45, ये तो
बराबर होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि B2 साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू B1, ये वाला कंपोनेंट जो है दैट इज B1, इधर वाला कॉस इधर वाला साइन, तो ये वैल्यू B1 साइन ऑफ 30 ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब क्या है कि B1 साइन 30 इज इक्वल टू B2 साइन 45, इसमें से एक वैल्यू दिया है जो कि 30 डिग्री बना रहा है, कितना 30 डिग्री, उसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 15 मिली टेस्ला, इसका मतलब 15 साइन 30 1/2 B2 का ये वाला कंपोनेंट निकालना है, B2 साइन 45 1/√2, तो अगर आप ध्यान से देखें 2√2 अगर ये वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो B2 की वैल्यू 15/√2, तो इसकी वैल्यू इट इज़ क्लोज टू 10 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.414 से डिवाइड करेंगे 1.414, तो इट इज़ क्लोज टू 11, 10 पॉइंट समथिंग आ रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 11 मिली टेस्ला। तो ये भी 2006 का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 जेईई मेंस। वैल्यू क्या दिया है, अ स्क्वायर लूप इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है कैपिटल M, इफ दिस स्क्वायर लूप इज चेंज्ड टू सर्कुलर लूप, उसको चेंज करके सर्कुलर लूप में कर दिया गया, एंड इट इज कैरीज सेम करंट बहाया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप विल बी ऑप्शन A 3m/π, B 4m/π, C 2m/π, D m/π। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इट इज नथिंग बट I इंटू ए, तो NI ये होता है वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एक ही टर्म्स है। तो यहाँ पे लूप पहले क्या थी, स्क्वायर लूप थी, कैसी थी, स्क्वायर लूप, तो ये ए, तो इसका एरिया कितना हो गया I इंटू ए स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये है आपके पास कैपिटल M। फिर इस लूप को एक सर्कुलर लूप में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। तो अगर सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया गया तो एक बात तो तय है कि 2πr इज नथिंग बट 4a। क्यों, क्योंकि ये सरकमफरेंस किसके बराबर है, इसकी साइड्स के लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a/2π, तो 2 2 जा 4, तो 2a डिवाइडेड बाई पाई, तो मुझे इसकी रेडियस मिल गई इस लूप की जिसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट लेट अस सपोज m डैश है, सेम करंट बह रहा है, मतलब I इंटू एरिया ऑफ दिस लूप दैट इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, I इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज नथिंग बट r की वैल्यू मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ a, वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² तो वैल्यू कितना 4a²/π²। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पाई एक पाई कैंसिल, तो बचेगा I इंटू 4a² डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर a को एक साथ रखते हैं πa² तो ये वैल्यू IA² इज नथिंग बट क्या है, m है, IA² नथिंग बट m। तो जो m डैश की वैल्यू आ रही है दैट इज m इंटू 4/π। सो m इंटू 4/π ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन B इज करेक्ट। तो 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया है। अब इसको ट्रायंगल में भी चेंज कर सकता है, जैसे स्क्वायर में चेंज किया, ट्रायंगल में भी चेंज कर सकता है, रेक्टेंगल में भी चेंज कर सकता है, कोई सा भी चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 जेईई का क्वेश्चन। अ क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, जो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक में, क्योंकि आप जानते हो कि जो उसकी काइम की वैल्यू होती, काइम डिपेंड्स ऑन 1 टेम्परेचर। मतलब अगर इसके बीच का ग्राफ बनाया जाए इस तरीके से, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस काइम, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो इस तरीके से ग्राफ होता है। काइम की वैल्यू फॉर फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा होती, 1000 के ऊपर होती है। लेकिन जब इसको बेसिकली काइम की जो वैल्यू होती है, काइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC, तो वही कह रहा है क्यूरी टेम्परेचर द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कौन सा सही है इसमें? बस इतना याद करें, फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक में। बोला है मटेरियल्स सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव प्रॉपर्टीज़ की कितनी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो बात बताना है कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो सके, डीमैग्नेटाइज भी हो सके। इसका मतलब क्या है? उसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी शुड बी वेरी लो। सो इसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बात करते हैं 2008 का क्वेश्चन है कि A, B, C 3 सब्सटेंस दिए हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिया है। तो यहाँ पे दिस मैग्नेट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। सो A जो है A बिलोंग्स टू फेरोमैग्नेटिक, A बिलोंग्स टू फेरोमैग्नेटिक, ऑलराइट। B रिपेल हो रहा है, यहाँ पे ये अपोजिट इस तरीके से जा रहा है, कर्वेचर इसका ऐसा है, मतलब B इज द डायामैग्नेटिक, B इज द डायामैग्नेटिक एंड C इज नथिंग बट पैरामैग्नेटिक, ऑलराइट। जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास 3 मटेरियल्स हैं, पैरा, डाया और फेरो, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या करता है? रिपेल करता है, ऑलराइट। जबकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अट्रैक्ट तो करता है लेकिन उतना अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। सो दिस वन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, this one is diamagnetic and this one is the paramagnetic. So let us see next question. तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2019 का क्वेश्चन। द मैग्नेटिक मटेरियल 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काइम बोल रहा है, क्या बोला? काइम की वैल्यू क्या दिया है? काइम एट टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन इज दिस वन। काइम की वैल्यू ये दिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 300 पे पूछ रहा है, तो सिंपल सा कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक। आप जानते हो काइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TC इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सिंपल सी बात है। तो अगर इसको कांस्टेंट को लिखे, काइम इज सम कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय TC, या लिख सकते हैं काइम इंटू T1, काइम 1 इंटू T1 बराबर काइम 2 इंटू T2, ऑलराइट। तो यहाँ पे काइम 1 TC1, काइम 2 TC2, हमें पूछ रहा है कि काइम की वैल्यू दिया है, TC1 भी दिया, काइम 2 की वैल्यू निकालनी है एट T2। तो काइम 2 क्या हो जाएगा? काइम 2 बराबर काइम इंटू TC1 अपन TC2। तो काइम 1 की वैल्यू क्या दिया है? 2.8 10⁻⁻4 इंटू TC1 कितना? 350, 350 डिवाइडेड बाई वैल्यू 300। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 7 इंटू 3, 7/6। तो 7/6 का मतलब कि 1.1 वैल्यू बचा, 0 निकाले तो वैल्यू हो गई 10, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 बचा, 0 6 36 मतलब 1.16। तो इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू देखेंगे तो इससे थोड़ी सी बड़ी, बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं, बट 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.16 ये सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो आपके पास 1.8 ये तो नहीं है। अब इसमें 3.2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इट इज़ क्लोज टू दिस वन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जस्ट मल्टीप्लाई कर लें और बहुत ज़्यादा इसमें
टेक्निक नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से 2019 तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं जेईई मेंस के, वो सारे जो है बेसिकली जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, मैग्नेटिज्म का पूरा एक अलग सीरीज लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, और अगर आपको चीज़ें सही मिल रही हैं, सही कंटेंट मिल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।